हेलो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ यूपीएससी वाला। स्टूडेंट्स, अब तो रिचुअल बन चुका है हमारा कि हर संडे मिला करेंगे और इकोनॉमी की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसको कवर करा करेंगे। ठीक है ना। आई नो दिस इज टैक्सिंग, दिस इज टॉलिंग, क्योंकि आपको होता है कि मैम एक दिन तो ब्रेक मिल जाए, एक दिन हमको भी शांति चाहिए। बट मैंने आपको क्लास में भी बताया, जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ रहे हैं वो जानते हैं कि सिर्फ एक साल की कड़ी मेहनत है, और अगर एक साल मेहनत करने से हमारे आगे के 40 साल सेफ एंड सिक्योर होते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि ये एक साल की मेहनत उसके सामने कुछ भी है। बस एक साल जम के मेहनत करनी है, बिना सोचे समझे कि आज संडे है कि मंडे है कि वेनसडे है कि कौन सा डे है। सो बस इसीलिए उसी रिचुअल को, कौन से रिचुअल को, संडे को इकोनॉमी न्यूज को डिस्कस करते हुए, अपनी मेहनत को कायम रखते हुए आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दिस वीक का जो कमिंग, ये जो वीक गया है, सॉरी, उस वीक का पूरा न्यूज एनालिसिस। कौन सा? इकोनॉमी पोर्शन का, क्योंकि इकोनॉमी थोड़ा सा टेक्निकल है, डिफिकल्ट नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी समझ चुके होंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के वीकली कंपाइलेशन की, जिसमें हम 5 न्यूज को कवर करने वाले हैं। अगेन फिर से बता देती हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी मुझसे पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी वीकली कंपाइलेशन देख चुके हैं पहले भी, तो वो जानते हैं कि हमारा जो लेक्चर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक पार्ट तो होता है जिसमें हम थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं, जिस ऐसे टॉपिक्स जिसकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत एक स्कोप होता है कि वो मेंस में भी आ सकता है, तो भाई उनको तो हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। और दूसरा जो हमारा पोर्शन होता है वो होता है सीधी बात, नो बकवास पोर्शन। उसमें सिर्फ हमें टू दी पॉइंट इन्फॉर्मेशन जानने की जरूरत है, क्योंकि उसमें से मेंस में से क्वेश्चन नहीं आने वाला, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा। और आएगा तो बस हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारा पढ़ के पेपर निकल जाए। उसमें डीप डिग करने की, उसके आगे और पीछे जानने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस वीक के लिए हम 5 मेजर न्यूज़ को कवर करेंगे। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिसका आप सबको आई थिंक काफ़ी वेट था कि डिस्कशन हो उस न्यूज़ पे, इज़ आरबीआई इंट्रोड्यूसेस डिजिटल करेंसी ऑफ द कंट्री। आरबीआई ने कुछ टाइम पहले भी डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया था, बट दैट वाज इन दी होलसेल सेगमेंट। आप जैसे और मुझ जैसे जो आम आदमी होते हैं, जिसको रिटेल इंडिविजुअल बोलते हैं, रिटेल कस्टमर बोलते हैं, तो उनके लिए नहीं, सिर्फ होलसेल यानी कि बैंकिंग सेगमेंट के लिए लॉन्च किया था। और क्यों? कि भाई वो एक ट्रायल रन करके देख रही थी कि अगर हम लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या दिक्कत आएंगी, क्या फायदे हो रहे हैं, अगर कहीं पे थोड़ी सी भी टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं, किसी और प्रकार के ट्रांजेक्शनल इश्यूज आ रहे हैं, कोई से भी किसी भी प्रकार के इशू आ रहे हैं, ट्रांजेक्शनल हो टेक्निकल हो, आप उसको छोड़ दीजिए, कोई भी इशू आ रहे हैं तो बस वो पता चल जाए, सो दैट जब वो आम जनता के लिए लॉन्च हो तो वहां पे कोई सी भी दिक्कत ना आए। तो उसी के चलते हुए आरबीआई ने लॉन्च कर दिया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, विच इज ई रूपी फॉर दी रिटेल कस्टमर्स ऑल्सो। आप जैसे और मुझ जैसे लोग भी यस अब यूज कर सकते हैं हमारी डिजिटल करेंसी को। उसके बाद हम बात करेंगे आरबीआई हैज कम अप विद दी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, इसके लिए क्या फ्रेमवर्क लेके आया आरबीआई और क्यों लेके आया है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये जो 2 न्यूज़ है बेसिकली, ये आज हम इस सेगमेंट में कवर करने वाले हैं। बाकी जो 3 न्यूज़ है कि गवर्नमेंट स्लैशेस विंडफॉल गेन टैक्सेस, रिकैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम एंड आरबीआई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। फिर से आरबीआई गाइडलाइंस लेके आया है। सो बेसिकली आज हम देखने वाले हैं एक तो फ्रेमवर्क, ठीक है ना, किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए, और कुछ गाइडलाइंस आई है डिजिटल लेंडिंग के लिए। तो इसमें हमें क्या जानना है, कौन से पार्ट ऑफ द न्यूज़ पे फोकस करना है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगी और उनका मतलब भी समझाऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारी मोस्ट अवेटेड न्यूज़ के साथ, विच इज आरबीआई लॉन्चेस डिजिटल रुपी। आरबीआई ने डिजिटल रुपी लॉन्च कर दिया है। फर्क ये है कि कहोगे मैम आपने पहले भी बताया था, आपने तो अलग से वीडियो बनाया था इस पे, तो वो था होलसेल सेगमेंट के लिए।
होलसेल सेगमेंट के लिए, जहाँ पे हमने इसके प्रोज एंड कॉन्स भी डिस्कस करे थे कि अगर डिजिटल करेंसी आता है तो उसका क्या फ़ायदा होता है, किस तरीके से ये क्रिप्टो करेंसी से डिफरेंट है, और अभी भी कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आरबीआई से हमको क्लैरिटी चाहिए। जैसे कि एक एग्जांपल कि अगर हम डिजिटल करेंसी अपने बैंक में होल्ड कर रहे हैं तो क्या हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी होता है, अगर कोई पैसा बैंक में डिपॉजिट करा रखा है, भले ही वो टाइम डिपॉजिट हो या फिर सेविंग डिपॉजिट हो, दो टाइप के डिपॉजिट होते हैं ना, एक तो सेविंग डिपॉजिट जहाँ पे आप अपनी मर्जी से पैसा निकाल सकते हो, और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट जहाँ पे आपका जो मनी है कुछ टाइम के लिए बैंक के साथ लॉक इन हो जाता है, फिक्स टाइम तक आपको रखना पड़ता है। दोनों ही केस में हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कुछ उस पर रिटर्न मिलता है। तो एक बहुत बड़ी क्लैरिटी का एक एरिया था कि अगर जैसे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, अगर हम इसको बैंक के पास रखवाते हैं या बैंक के थ्रू ट्रांजेक्ट करते हैं या बैंक में स्टोर कराते हैं तो क्या हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को ऑलरेडी हम एक सेपरेट वीडियो पे मेरे द्वारा जो बनाया गया था उसमें डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है वीडियो तो वो ये डेफिनेटली यूपीएससी वाला के चैनल पे अभी भी अवेलेबल है। इस बार जो 1 दिसंबर को आरबीआई ने लॉन्च किया है, इट इज फॉर दी रिटेल सेगमेंट। रिटेल सेगमेंट क्या होता है, जहां पे आप जैसे और मुझ जैसे इंडिविजुअल्स होते हैं वो यूज कर सके, उनके लिए आरबीआई ने ओपन कर दिया है डिजिटल रुपी को। तो अगर आप ये हेडलाइंस पढ़ सकते होंगे न्यूज़पेपर से तो आप पढ़िए इसको, आपके रेफरेंस के लिए है। अब हमको ध्यान क्या देना है इसमें कि पहले तो अबाउट द न्यूज पढ़ लेते हैं। तो सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री हैज इंडियाज डिजिटल करेंसी फॉर द रिटेल सेक्टर हैज ओपनड, बेसिकली हैज ओपनड या फिर हैज लॉन्च्ड या फिर इंट्रोड्यूस, कुछ भी कह लीजिए, ठीक है ना। अर्लियर द लॉन्च वाज लिमिटेड टू द होलसेल सेगमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जहाँ पे सिर्फ बैंक्स यूज कर सकते थे। अगर आप चाहते कि मैं भी यूज करूँ तो उस टाइम आरबीआई ने रोक लगाई हुई थी कि नहीं भाई, पहले हम एक ड्रेस रिहर्सल करके देख ले। जैसे बचपन में जब हमारा एनुअल फंक्शन होता था उससे एक दिन पहले हम ड्रेस रिहर्सल करते थे, तो वो ड्रेस रिहर्सल ही है जो आरबीआई ने किया था होलसेल सेगमेंट में। बट अब आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने उसको खोल दिया है रिटेल सेगमेंट के लिए भी। राइट नाउ इट इज अवेलेबल फॉर मास यूज, बट सिलेक्टेड लोकेशंस पे है एज वेल एज सिलेक्टेड बैंक्स में है। कहीं पता चले आप पहुंच जाओ अपने बैंक के पास कि लाओ भाई मुझे भी इशू करो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जिसका नाम ई रुपए है, और वो बोलें कि हमारे पास तो अभी ये व्यवस्था ही नहीं है, और आप सोचो कि हे भगवान मैंने कौन से बैंक में अकाउंट खुला लिया। मैम ने तो पढ़ाया था कि भाई अब तो रिटेल सेक्टर के लिए भी खुल चुका है सीबीडीसी, तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी भी दो हालांकि इंट्रोड्यूस हो गया है रिटेल सेगमेंट में, ठीक है ना। स्टिल ये जो फैसिलिटी है कुछ सिलेक्टेड शहरों में, जैसे कि मुंबई में, जैसे कि भुवनेश्वर में, जैसे कि न्यू दिल्ली में अवेलेबल है, और कुछ चुनिंदा बैंक्स है अभी ये व्यवस्था और ये फैसिलिटी उन्हीं के पास या उन्हीं के द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाएगी। बट धीरे धीरे आरबीआई जिसका स्कोप है वो एक्सपैंड कर देगी, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे नाम न्यू दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, ये सिटीज हैं जो फर्स्ट राउंड में इंट्रोड्यूस करने के लिए सिलेक्ट करी गई थी। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रीजन है कि ये 4 क्यों सिलेक्ट किए गए, इसमें आपको अपने हेड को स्क्रैच करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी आपसे इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछेगा। यूपीएससी आपसे कहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, वो पूछेगा कि आपको कितनी नॉलेज है सीबीडीसी के बारे में, उसकी टेक्निकलिटीज के बारे में। तो जितनी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, हमें पता होनी चाहिए भाई, प्रीलिम्स निकल जाए हमारा, उतना अभी हम कवर कर लेंगे। द ई रूपी विल बी इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल टोकन and will be issued in the same denomination as the existing paper currency। जो हमारे पेपर के नोट जो अभी हमारे पास होते हैं वो कौन से वेरिएंट्स में आपने देखा होगा, 10 रुपए का नोट आता है, 20 का आता है, 50 का आता है, फिर 500 का आता है, 2000 का नोट आप देखते होंगे। तो सिमिलरली जो हमारी ई रुपी है, जो हमारा सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो भी कैसे, कौन से, उतने ही डिनोमिनेशन में जैसे कि हमारी पेपर करेंसी है उसी डिनोमिनेशन में लॉन्च किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। करेंसी विल नॉट फेच एनी इंटरेस्ट। मैंने आपको क्या बोला था जब हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी, तब मैंने आपको ये भी बताया था कि ये एक डेवलपिंग न्यूज़ है, इस पे
आए दिन डेवलपमेंट आएंगे, आरबीआई को क्लैरिटी देनी है कुछ एरियाज में। और उस टाइम हमने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि भाई आरबीआई ने ये अभी क्लैरिफाई नहीं किया है कि वो जो ये डिजिटल करेंसी है इसको होल्ड करने पे इंटरेस्ट देगा कि नहीं। तो इस बार जब आरबीआई ने 1 दिसंबर को फिर से इंट्रोड्यूस किया रिटेल सेगमेंट के लिए, तो आप देख लो उन्होंने क्लैरिटी दी कि भाई कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको ये चीज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टेटमेंट बनेंगे ना आपके यूपीएससी के पेपर में, जो प्रीलिम्स के पेपर है, वो इन्हीं पॉइंट्स में से बनेंगे। हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट पे वो लिख के बोल दे दैट द सीबीडीसी विल फेच इंटरेस्ट फॉर दी होल्डर्स ऑफ द करेंसी, की जो होल्डर्स है करेंसी के उनको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलेगा। लेकिन आपको क्लैरिटी है, क्यों क्लैरिटी है? क्योंकि आपने मेहनत अभी कर ली है, आपने न्यूज़ अभी कर ली है। तो एंड में जाके वो जो खिचड़ी बन जाती है ना कि मैम किस पे इंटरेस्ट मिल रहा था और किस पे इंटरेस्ट नहीं मिल रहा था, कैसे याद करें, वो आपके साथ प्रॉब्लम आएगी ही नहीं आएगी, ठीक है ना। इट कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू डिपॉजिट्स विद द बैंक। तो आप जिस तरीके से अपनी फिजिकल कैश को जाके एक डिपॉजिट अकाउंट में जमा कराते हैं, सिमिलर मैकेनिज्म जो है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के साथ भी फॉलो होगा। कि अगर आपको खाता खुलाना है, मान लीजिए आपको कोई फिक्स डिपॉजिट जिसको एफडी भी बोलते हैं वो करवानी है, तो आपको जो डिजिटल करेंसी है वो जाके डिपॉजिट करानी पड़ेगी। आप उसको ये नहीं मान सकते कि तो ऑलरेडी डिपॉजिटेड है बैंक के पास, नहीं, आपको उसको डिपॉजिट अकाउंट में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, तभी वो माना जाएगा कि हाँ जी आपने कोई सा भी रिस्पेक्टिव डिपॉजिट अकाउंट खोला है, ठीक है ना। यूजर डज नॉट नीड टू हैव अ बैंक अकाउंट, ये बहुत ही पाथ ब्रेकिंग रेवोल्यूशन है, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे जिले, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पे अभी भी बैंक की कोई ब्रांच, जिसको बैंक की शाखा बोला जाता है, वो वहां अभी तक पहुंची नहीं है, ठीक है ना। या लोगों के पास अभी इतनी फैसिलिटीज नहीं है, या वो इतने लिटरेट नहीं है कि उन्होंने बैंक के साथ खाता खुलवाया हो। तो आरबीआई ने इस चीज को कंसिडर करते हुए इस तरीके से मैकेनिज्म निकाला, इस तरीके से ये जो करेंसी है इंट्रोड्यूस करी कि भाई जो ये इसको यूज करने के लिए बैंक अकाउंट का होना कंपलसरी नहीं है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए कि भाई एक तो हमको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और दूसरा कि भाई हमको कोई बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर अब बैंक अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है तो फिर ट्रांजेक्शन्स कैसे होंगे? ये तो बहुत ही ऑब्वियस सा क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा। तो ट्रांजेक्शन्स इस प्रकार से होंगे कि आपको एक वॉलेट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि अभी आप देखते होंगे, आप जो वो एप्स यूज करते हैं, जैसे कि आपका पेटीएम वॉलेट हो गया, आप फोन पे हो गया, तो उसमें यूपीआई मैकेनिज्म के थ्रू आप क्या करते हो, ट्रांजैक्शन करते हो। कई बार वॉलेट में पैसे भी ऐड करके रखते हो। तो सिमिलरली जैसे कि पेटीएम का एक वॉलेट होता है, तो आपके जो बैंक्स है जिसके साथ आरबीआई ने टाई अप किया है कि आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी में डील कर सकते हो, वो आपको एक वॉलेट की व्यवस्था प्रोवाइड करेंगे। उस वॉलेट में स्टोर्ड होगी आपकी डिजिटल करेंसी, जिसको यूज करते हुए आप ट्रांजैक्शंस करोगे, जो भी आपको खरीदना है बेचना है। तो इस तरीके से जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंडक्ट होंगे, ना कि आपका जो ये आप यूपीआई जो आप जिसको समझते हो, वो यूपीआई क्या है बेसिकली, आप अपने फिजिकल कैश का डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। वेयर एज सीबीडीसी में क्या होगा, आप डिजिटल कैश का डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हो। तो फर्क है, इस लाइन को फिर दोहरा देती हूँ, यूपीआई में आप फिजिकल कैश का डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, वेयर सीबीडीसी में क्या है, डिजिटल कैश है और डिजिटल ही उसका ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। इट विल नॉट बी कंडक्टेड थ्रू एप्स ऑन विच यूपीआई वर्क्स। जितनी भी आप एप्स यूज कर रहे हैं जैसे कि जी पे हो गया, उनके थ्रू ट्रांजैक्शन नहीं होगा, अलग ही एक ऐप, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, और वो उन्हीं बैंक्स द्वारा प्रोवाइड करा जाएगा जिसके साथ अभी आरबीआई ने टाई अप किया हुआ है कि भाई इनके थ्रू हमने लॉन्च करनी है सीबीडीसी हमारे देश में। सो ओनली द सिलेक्टेड बैंक्स विल बी एबल टू प्रोवाइड। ऑल्सो you do not need to remember the name of the banks,
क्योंकि यूपीएससी कभी भी आपको इस चीज पे टेस्ट नहीं करेगा। आप बैंकिंग का पेपर नहीं दे रहे हो, आप यूपीएससी का पेपर दे रहे हो। आपको फैक्चुअल नॉलेज नहीं बल्कि आपकी कंसेप्चुअल नॉलेज पे टेस्ट किया जाता है, भले वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो या इंटरव्यू हो, ठीक है। द करेंसी कैन बी यूज्ड टू कंडक्ट ट्रांजैक्शंस बिटवीन पर्सन टू पर्सन एंड पर्सन टू मर्चेंट ऑल्सो। मर्चेंट मतलब अगर आप किसी दुकान पे गए, वहां पे आपने कुछ सामान खरीदा, तो पर्सन टू मर्चेंट आप वहां जाके मतलब आप कुछ खरीद बेच सकते हो। एंड सिमिलरली आपको अपने फ्रेंड को 200 रुपये उधार देने, तो ये पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन हुआ। आप दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन्स कर सकते हो, किसके थ्रू? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के थ्रू। तो ये चीजें थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए आइए, हमारी जो रिचुअल है कि भाई हमने जितनी न्यूज़ कवर कर लेते हैं हमारे मन की सेटिस्फैक्शन के लिए, उसके ऊपर हम क्रॉस लगाते जाते हैं। तो हमने ये जो न्यूज़ है वो कवर कर लिए। चलते हैं हमारी सेकंड न्यूज़ आर्टिकल पे, विच इज़ फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। इसको भी हमको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो न्यूज़ क्या कहती है? न्यूज़ ये कहती है कि देखिए, आरबीआई अनाउंसेस, ठीक है ना, 4 टियर्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। तो कोई एक प्रकार के बैंक्स होते हैं भाई जिनका नाम होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके लिए आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क निकाला है। तो हम क्या करते हैं, हमारी आदत है हम चीज़ों को ब्रेक करके पढ़ते हैं, ताकि इकोनॉमी जो है, जो एक दिमाग में बना हुआ है ना कि बहुत पता नहीं समझ नहीं आ रहा मैम, रिलेट नहीं कर पा रहे हैं कॉन्सेप्ट से। जब बुक पढ़ते हैं तो ठीक लगता है, लेकिन हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो आइए कनेक्ट करना भी सिखा देती हूँ आपको। कैसे? सबसे पहले हम क्या ब्रेक करके पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि भाई ये जो हमारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होता है ये क्या होता है। तो चलिए अपने बैंकिंग वाले चैप्टर में टाइप्स ऑफ बैंक पढ़े थे हमने, वहां पे पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? तो हमने 2 प्रकार के बैंक पढ़े थे। एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, एक होते हैं कमर्शियल बैंक्स, दूसरे होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक का मोटिव क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। भाई वो बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, ऐसा नहीं है कि वो आपको लूट रहा है या धोखा दे रहा है। भाई उसका बिजनेस मॉडल है कि वो आपको बैंकिंग व्यवस्था दे रहा है, आपको बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन एजेंडा क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। वेराज जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हम सब मिलजुल के एक बैंक खोलेंगे। कुछ लोग आए इकट्ठे हुए, ठीक है ना। मान लो कि कोई गांव है, एक एग्जांपल देती हूँ, मान लो कोई गांव है जहाँ पे कोई भी बैंक की ब्रांच नहीं है, कोई भी बैंक की शाखा नहीं है। अब पैसे तो चाहिए, खेती बाड़ी करनी है, किसी को अपने बच्चे को बाहर बड़े स्कूल में, बड़े बड़े शहर में पढ़ने भेजना है। तो उन्होंने सोचा चलो आओ हम जितने गांव के लोग हैं, कुछ कुछ लोग हैं, वो मिलके एक पूल बनाते हैं पैसों का, ठीक है ना। सब पैसे डालेंगे उसमें, ठीक है ना। और उसके बाद जब भी किसी को जरूरत होगी, मान लीजिए राम, श्याम और अनिल ने मिलके एक ये पूल बनाया, ठीक है ना। तो अनिल को अब किसी पैसों की जरूरत है, ठीक है ना। तो अनिल जाएगा क्योंकि उन्होंने एक पूल खोला है। और पूल किस लिए खोला था? कि ये जो मेंबर्स हैं आपस में, इनकी मदद करी जा सके फाइनेंशियली जब भी इनको जरूरत हो। तो अनिल को आ पड़ी जरूरत और अनिल गया उस पूल के पास और उन्होंने बोला कि भाई मुझे कुछ टाइम के लिए 5,000 रुपये एज लोन चाहिए। तो बोलेंगे हाँ जी ले लीजिए, क्योंकि हमने तो खोला ही इसलिए था कि जब भी किसी को फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होगी वो इस पूल में से मनी यूज कर सकते हैं। तो क्या वो मनी फ्री में यूज होगा? नहीं, बिल्कुल अनिल को वो पैसा यूज करने के लिए कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर वो बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास जाके लोन लेता, तब भी तो उसको कुछ इंटरेस्ट, कुछ रिटर्न देना पड़ता, ठीक है ना। एज यू नो देयर आर नो फ्री लंचेस। सिमिलरली अनिल को उस पूल में से पैसे निकालने और यूज करने पे कुछ एक इंटरेस्ट रिटर्न प्रोवाइड करना होगा। तो अगर आपने देखा होगा कि कोऑपरेटिव बैंक्स, जो मैंने आपको अभी एक स्टोरी सुनाई, हुआ क्या कि जो मेंबर्स थे, कौन थे? राम, श्याम और अनिल, यही इसके ओनर्स भी थे। ये इसके ओनर्स भी थे। कैसे इसके ओनर से? क्योंकि भाई इन 3 लोगों ने मिलके ही तो ये पूल बनाया था। ये जो पूल, जिसको बैंक बोलते हैं, जिसका मोटिव आपस में एक दूसरे की हेल्प करना, सहयोग करना था, वो कौन? वो उसके ओनर्स थे, वो ही इसके मेंबर्स थे। एंड इफ यू सी, वो ही इस बैंक के कस्टमर्स भी थे,
वो ही इस बैंक के कस्टमर्स भी थे, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव बैंक में क्या होता है भैया, जो इनको खोलता है कोऑपरेटिव बैंक को, काफी सारे लोग, ऐसा नहीं है 2-3 लोग, बहुत सारे लोग मिलके आते हैं, वो एक पूल खोलते हैं, एक अकाउंट खोलते हैं जहाँ पे फंड इकट्ठा करते हैं। और पीछे मोटिव क्या होता है कि भाई कोई भी जरूरत पड़े किसी को तो वो आके मनी यूज कर सकता है, और बदले में रेट ऑफ रिटर्न जो बहुत ही नॉमिनल होता है एज कंपेयर टू कमर्शियल बैंक्स, वो उसको दे सके, सो दैट जो भी है खर्चा पानी निकल सके, जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है बैंक को रन करने के, कोऑपरेटिव बैंक को, वो पूरे हो सके, ठीक है। सो अब आई होप आपको समझ आ गया कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं। अब ये साइज में कुछ टाइम से इतने बड़े होते जा रहे हैं कि ऑब्वियसली आरबीआई को इनको रेगुलेट करने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर इनमें कुछ भी गड़बड़ हुई तो जितने लोगों का पैसा उसमें अटका हुआ है वो कहीं ना कहीं डूब जाएगा। अगर डूबता है तो जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने उसमें पैसा डिपॉजिट कराया था, डाला था, उनका विश्वास जो है हमारी कंट्री की बैंकिंग सिस्टम से उठ जाएगा। और आरबीआई ये कतई नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ भी हो। तो आरबीआई ने इनको रेगुलेट करने के लिए एक 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, एक फ्रेमवर्क लाए कि भैया इस तरीके से ये जो है फ्रेमवर्क, ये बैंक्स हैं, ये रेगुलेट होंगे, ठीक है। सो ये देखिए, ये न्यूज़ है, ठीक है। अब हम देखते हैं इसकी डिटेल के बारे में कि फ्रेमवर्क में ऐसा क्या कहा गया है। सो जो आरबीआई फ्रेमवर्क लेके आए हैं उसमें जो जितने भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं हमारे देश में, उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। अब कोई बेसिस तो होगा, कोई 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 एक क्लासिफिकेशन करने की कोई कैटेगरी तो होगी, कोई लॉजिक होगा जो यूज किया होगा। सो वो कैटेगरी जो बनाई गई, भाई 4 पार्ट में डिवाइड करे गए हैं ना सारे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, किस बेसिस पे करे गए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट्स एक्सेप्टेड बाय देम। बैंक में हम डिपॉजिट एक्सेप्ट कराते हैं, कुछ बैंक्स के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ के पास कम और कुछ के पास बहुत ही कम। तो उस बेसिस पे आरबीआई ने जो ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उसको डिवाइड किया है। तो आइए एक बार डिवीजन भी देखते हैं कि किस तरीके से 4 फोल्ड क्लासिफिकेशन किया है। टीयर 1, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये वर्ड जो है TIER, इसको टायर बोलते हैं। ये टीयर वर्ड आपने कहा रेलवे कोचेस पे भी सुना होगा, देखा होगा, पढ़ा होगा। तो वहां पे भी आप लोग क्या गलती करते हो, क्या, अरे हम 2 टायर एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, 3 टायर एसी में ट्रैवल कर रहे हैं, वो टायर नहीं है, वो टीयर है, ठीक है ना। तो चलिए आइए वापस आते हैं। ये तो जस्ट एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान मैंने आपको दिया कि कल को ऐसा ना हो कि आप ऑफिसर बन जाएं और खड़े हैं अपनी जनता के साथ, समाज के साथ रेलवे स्टेशन पे, आप बोल रहे हैं भैया ये देखिए आ गई हमारी 2 टायर गाड़ी। नहीं, ऐसे आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। चलो आओ आते हैं हमारे टॉपिक पे जो हम बात कर रहे थे, कैटेगराइजेशन की। तो कैटेगराइजेशन हम देखें तो 4 तरीके से 4 पार्ट्स में बांटा है फ्रेमवर्क ने। और वो किस बेसिस पे कि भाई डिपॉजिट्स के हिसाब से कि किसके पास कितने डिपॉजिट्स है। तो टीयर 1 जो है ऑल यूनिट यूसीबीज एंड सैलरी अर्नर यूसीबीज, ठीक है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिपॉजिट साइज, ठीक है ना, कितना मर्जी डिपॉजिट हो उनको टीयर 1 में डाला है। कौन से वाले को? ऑल यूनिट यूसीबीज एंड सैलरी अर्नर यूसीबीज। अब आपको यूनिट यूसीबीज क्या होते हैं और सैलरी अर्नर यूसीबीज के बारे में पूरी ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी यहाँ नहीं टेस्ट करेगा आपको, ठीक है ना। एंड ऑल अदर यूसीबीज हैविंग डिपॉजिट अप टू 100 करोड़, ठीक है ना। कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जिसका अपर लिमिट का डिपॉजिट 100 करोड़ है, सारों को प्लस कर दे तो वो टीयर 1। टीयर 2 में क्या है, डिपॉजिट्स कहाँ तक, 100 से ऊपर और 1000 करोड़ से कम, ठीक है ना। यहाँ 100 करोड़ था, टीयर 2 में क्या है, 100 करोड़ से ज्यादा, 1000 करोड़ से कम। टीयर 3 में क्या है, 1000 करोड़ से ज्यादा अप टू 10,000 करोड़ हो गए टीयर 3 में, ठीक है। टीयर 4 में क्या है, जो 10,000 करोड़ से ऊपर जिनके पास डिपॉजिट्स हैं। हाँ जी, ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स भी एग्जिस्ट करते हैं। कहीं आप सोच रहे हो ये तो छोटे मोटी संस्थाएं होती होंगी जो चलती होंगी, नहीं, ऐसे बहुत सारे हमारे देश में इम्पॉर्टेंट
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है जिनका जो डिपॉजिट साइज है वो कहीं ना कहीं इससे भी ज़्यादा है, तभी ये जो 4-फोल्ड कैटेगराइजेशन है वो आरबीआई ने किया है। ठीक है, चलते हैं हमारी प्रीवियस स्लाइड पे जहां हम बात कर रहे थे। तो कैटेगरीज हमने समझ ली, किस बेसिस पे करी भैया? ऑन द बेसिस ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड। दे हैव आल्सो रिवाइज द क्राइटेरिया फॉर कंसिडरिंग द बैंक्स एज फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड। तो ये फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज आप मान लीजिए एक उपाधि है, एक उपाधि है, एक मेडल टाइप है जो कोऑपरेटिव बैंक्स को दिया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर आपको रैंक 1 का मेडल चाहिए तो आपको उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी पड़ती थी क्लास में। भाई क्लास में हमको हमारे हर यूनिट टेस्ट में हमारे सबसे टॉप नॉच मार्क्स हो, फिर हमारे जो फाइनल एग्जाम्स हैं उसमें भी, फिर हम स्पोर्ट्स में अच्छे हों, हमारी क्राफ्ट क्लास में अच्छे हों, तो कुछ क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ते थे आपको मेडल जीतने के लिए। ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट अवार्ड। ठीक है, सिमिलरली जो आरबीआई है वो एक अवार्ड देता है, एक उपाधि देता है अवार्ड से। ठीक है ना, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज कोऑपरेटिव बैंक्स। तो उसके लिए जो गाइडलाइंस थी कि आपको ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, ABCD, वो भी रिवाइज करिए कौन से फ्रेमवर्क में, जो भी रिसेंटली रिलीज हुआ है। एंड लास्ट इज द फ्रेमवर्क। भाई ये लाया क्यों गया है? ये लाया है इसलिए गया है ताकि जो फाइनेंशियल साउंडनेस है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की वो इंश्योर करी जाए। क्योंकि अगर कोई भी कोऑपरेटिव बैंक जैसे कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMC क्राइसिस हुए थे, क्लास खत्म होने के बाद जरूर इसको एक बार ये वर्ड्स को गूगल करना। तो जब ये क्राइसिस हुए थे एक कोऑपरेटिव बैंक में, तो उसका पूरी इकोनॉमी पे फर्क कहीं ना कहीं आया था। इकोनॉमी के जो बैंकिंग सिस्टम है हमारे, उस पे फर्क आया था। तो ऐसी स्थिति वापस ना आए तो इसलिए जो है एक नया फ्रेमवर्क लेके आई है आरबीआई। अब हमने बैंक्स को कैटेगराइज तो कर दिया, लेकिन अब उनको करना क्या होगा टू एंश्योर कि कोई क्राइसिस ना आए। ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम में तो कैटेगराइज कर दिया, लेकिन कैटेगराइज करके क्या? कैटेगराइज करके आपको कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होंगे। नॉर्म्स फॉलो करने होंगे सो दैट कि आप कभी बैंकरप्ट ना हो जाओ, पैसा डूब ना जाए डिपॉजिटर्स का। तो वो क्या चीज़ें करनी है जो ये जो 4-फोल्ड क्लासिफिकेशन है ये जो कोऑपरेटिव बैंक्स का, उनको। तो बेसिकली क्या मेजर लिए गए टू स्ट्रेंथन दी फाइनेंशियल साउंडनेस? बोला गया जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होता है, एक प्रकार का रेशियो होता है, डेफिनेटली उस बारे में बात करेंगे। तो एक ये जो रेशियो होता है ना, ये डिफरेंट कैटेगरीज के बैंक्स को मेंटेन करना होगा। ठीक है ना, कौन सा रेशियो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो विच इंश्योर्स फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ दीज बैंक्स। ठीक है ना, तो जो टीयर 1 यूसीबी है दे हैव टू मेंटेन। अभी हम बात करेंगे कौन सा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में कि क्या होता है। ठीक है ना, तो अभी आप ये समझ लीजिए जो रेशियो होता है ये टीयर 1 कैटेगरी वाले बैंक को 9% पे मेंटेन करना होगा। तो ये चीज आपको याद करनी है बिल्कुल। और जो टीयर 2 से टीयर 4, टीयर 2, 3, 4, ठीक है ना, 4 कैटेगराइजेशन था। 1 वाले को तो 9% पे ये रेशियो मेंटेन करना है, और 2, 3 और 4 को कितना मेंटेन करना है? 12% ऑफ देयर RWA। RWA मतलब रिस्क वेटेड असेट्स। ठीक है, अब ये कैपिटल असेट रेशियो है क्या जो बैंक्स को मेंटेन करना है? आइए उस बारे में भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि इकोनॉमी तो मैं समझा के रहूंगी, तो उसका हर पार्ट समझाना, उसमें कोई भी अगर टेक्निकल वर्ड आता है उसको समझाना भी मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो व्हाट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? ये एक ऐसा रेशियो होता है जो सिग्निफाई करता है कि आपकी कितनी कैपिटल अवेलेबल है। आपकी कितनी कैपिटल, आपकी मतलब बैंक्स की कितनी कैपिटल अवेलेबल है फॉर एनी रिस्क दैट में अराइज, फॉर एनी रिस्क दैट में अराइज। ये मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताया है। ठीक है ना, अगर कोई रिस्क अराइज होता है बैंक के ऊपर, जैसे कि उसके पास पैसे नहीं है रिटर्न करने के लिए, ठीक है ना, वो दिवालिया घोषित, मतलब उसने हाथ खड़े कर दिए, भैया मेरे पास तो कुछ है नहीं है, जो मर्जी कर लो। ठीक है ना, तो कितनी कैपिटल अवेलेबल है
बैंक के पास कि जो डिपॉजिटर्स हैं उनका पैसा लौटाया जा सके या बैंक ऐसे फाइनेंशियल शॉक्स को झेल सके। तो बस ये जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, जिसको जिसको कैपिटल टू रिस्क असेट रेशियो CRAR इज इक्वल टू कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का बेसिकली दूसरा नाम है कैपिटल रिस्क असेट रेशियो। तो कितनी कैपिटल है हमारे पास, इट इज द रेशियो ऑफ बैंक्स कैपिटल अवेलेबल टू इट्स रिस्क वेटेड असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। नहीं आया समझ? कोई बात नहीं, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म है, इकोनॉमी से भी थोड़ा सा आगे बढ़ के फाइनेंस को जिसको समझना हो। तो बेसिकली आपको ये समझने की ज़रूरत है कि भाई कल को कोई दिक्कत आती है, कोई जितना भी रिस्क बैंक के सामने होता है, तो उसको कवर अप करने के लिए बैंक के पास कितनी कैपिटल पीछे स्टैंड बाय में है। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये होता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज इक्वल टू टीयर 1 कैपिटल प्लस टीयर 2 कैपिटल डिवाइडेड बाय रिस्क वेटेड असेट्स। अगेन आपको बिल्कुल भी इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि टीयर 1 कैपिटल क्या होती है और टीयर 2 कैपिटल क्या होती है, ठीक है ना। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए और ये फॉर्मूला क्या शो करता है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अगर आपने यहाँ पे चलते हैं फिर से पीछे अबाउट दी फ्रेमवर्क में, तो फ्रेमवर्क में हमने एक और बात भी देखी थी, वो ये थी कि भाई इन्होंने वो जो मेडल देते हैं ना, एक वो जो रैंक देते हैं फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, उसके लिए क्राइटेरिया रिवाइज करें हैं। अब वो क्या रिवीजन आया है, क्या नए क्राइटेरियाज हैं, चलो आओ देख लेते हैं। जैसे कि बचपन में होता था कि भैया 10 आउट ऑफ 10 आने चाहिए, अटेंडेंस भी फुल होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे क्या क्राइटेरियाज हैं जी फाइनेंशियली, अगर कोई कोऑपरेटिव बैंक अपने सामने लगवाना चाहता है कि भाई फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड है ये बैंक, तो कौन सी कंडीशंस उसको फुलफिल करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कि उस बैंक का NPA नॉन परफॉर्मिंग असेट नॉट मोर देन 3% होना चाहिए, ठीक है ना। NPA क्या होता है, तो ये जो बच्चे जिन्होंने मेरा पिछला इकोनॉमी वीकली अटेंड किया था वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो वहां पे मैं कवर करा चुकी थी। नॉन परफॉर्मिंग असेट बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे असेट्स बैंक के जिन्होंने परफॉर्म करना बंद कर दिया है, नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो बैंक के लिए सबसे बड़ा असेट क्या होता है, जो वो लोन देता है, और वो जो लोन देता है बैंक, वो उसके लिए असेट क्यों है, क्योंकि वो उसके लिए रिटर्न्स जनरेट करता है। मान लीजिए मैं SBI बैंक हूं और मैंने लोन दिया है लोगों को, तो वो जो लोन दिया है वो बैंक के लिए रिटर्न जनरेट कर रहा है। कैसे? क्योंकि लोग वो बैंक का पैसा यूज करने के लिए उनको क्या देंगे, उसके ऊपर इंटरेस्ट देंगे, ब्याज भरेंगे। तो जो लोन बैंक देती है, चाहे कोई सा भी बैंक हो, चाहे कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे कमर्शियल बैंक हो, वो उसके लिए असेट होता है। तो जब वही असेट परफॉर्म करना बंद कर देता है तो वो नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाता है। तो ये जो FSWM जो है कैटेगरी, अगर इसमें आना है कोऑपरेटिव बैंक्स को, तो उनके जो नेट NPA है, ठीक है ना, वो 3% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। उनका कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए CRR और SLR को मेंटेन करने में। CRR SLR हम कहाँ पढ़ते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं, तब हम देखते हैं कि भाई ये CRR क्या है, ये SLR क्या है, और इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आते हैं। ये होता है लिंकिंग ऑफ करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पोर्शन। अब आप मान लीजिए कि जिस बच्चे को CRR SLR नहीं पता कि CRR SLR क्या है, वो कैसे पढ़ेगा ये न्यूज़। इसलिए हर टीचर, हर फैकल्टी कहता है कि भाई जब तक आपके जो बेसिक्स हैं वो क्लियर ना हो जाएं, तब तक आप एकदम से न्यूज आर्टिकल्स पे ना जाए, क्योंकि वहां जाके आप कैसे समझेंगे इन टर्म्स को, राइट। चलिए, साउंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विद एटलीस्ट 2 प्रोफेशनल डायरेक्टर्स ऑन दी बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उसमें एटलीस्ट 2 जो डायरेक्टर्स हैं वो प्रोफेशनल डायरेक्टर्स होने चाहिए। लास्ट, कोर बैंकिंग सोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर होता है, वो पूरी तरीके से इंस्टॉल्ड होना चाहिए, पूरी तरीके से फंक्शन में होना चाहिए, यूज में होना चाहिए कोऑपरेटिव बैंक्स द्वारा। तो अगर ये 4 क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं तो ले जाइए अपना मेडल, कौन सा, फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज का। तो ये चारों चीजें बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए फ्रॉम द एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। चलिए, अब हमारी जब दूसरी न्यूज खत्म हो गई है तो आइए टाइम आ गया है इसको भी क्रॉस लगाने का
कि भाई 2 न्यूज़ आज की हमने जो है मेन वाली पढ़ ली। अब हम चल रहे हैं कौन से सेगमेंट में, उस सेगमेंट में जहाँ पे हमें सिर्फ क्रिस्प में चीज़ें पता होनी चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। सो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट स्लैशेस विंडफॉल गेन टैक्स। तो अब ये विंडफॉल गेन क्या होता है, इस पे टैक्स भी लगता है, अच्छा ये तो पता ही नहीं था, तो आइए मैम बताएंगी ना। सो गवर्नमेंट स्लैशेस विंडफॉल गेन टैक्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। अब ये पहले तो टैक्स जो विंडफॉल गेन टैक्स है, इसको समझने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भाई विंडफॉल गेन होता क्या है। क्या आपने कभी वर्ड सुना है छप्पड़ फटना? जब छप्पड़ फटता है तो मतलब क्या होता है, अचानक से धन की वर्षा होती है, और हम सब चाहते हैं कि जिंदगी में एक बार हम पे छप्पड़ जरूर फटे, ठीक है ना। छप्पड़ वाला नहीं कि भाई हमारी छत फट गई और हमारे सिर पे लग गई, नहीं, ऐसा छप्पड़ जिससे हमारे जो है ऊपर धन की वर्षा हो जाए। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी अच्छी सोच है आपकी, लेकिन गवर्नमेंट कहती है अगर आपके पास या आपके ऊपर धन की वर्षा होती है, मतलब विंडफॉल गेन होते हैं, अगर आपका छप्पड़ फटता है तो हम टैक्स लेने आएंगे। और यही सेम चीज करी थी गवर्नमेंट ने, जो क्रूड ऑयल कंपनीज हैं हमारे देश की, डोमेस्टिक मतलब हमारे देश की यानी बाहर की, हमारे देश की जो क्रूड ऑयल कंपनीज हैं जैसे ONGC, तो उनके ऊपर जुलाई अराउंड क्या हुआ था, उनको विंडफॉल गेन्स हुए थे, मतलब अचानक से उनके ऊपर धन की वर्षा हुई। जैसे ही धन की वर्षा हुई तो गवर्नमेंट पहुंच गई फटाफट से टैक्स लेने की, जो इतना पैसा आया है उसमें से कुछ पोर्शन हमें भी दे दो। तो उन्होंने बोला, कंपनी ने बोला जी कैसे, उन्होंने बोला, गवर्नमेंट ने बोला कि लो अभी हम आपके ऊपर एक नया टैक्स लगा देते हैं जिसका नाम है विंडफॉल गेन टैक्स, कि अगर आपके ऊपर विंडफॉल गेन्स होते हैं तो उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा बाय द नेम ऑफ विंडफॉल गेन टैक्स। तो विंडफॉल गेन और विंडफॉल प्रॉफिट इज एन अनएक्सपेक्टेड, आपने कभी सोचा ही नहीं होता कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, अनएक्सपेक्टेड गेन इन इनकम विच कुड बी ड्यू टू, किसी भी रीजन से हो सकता है, कोई आप लॉटरी जीत गए, ठीक है ना, कोई अचानक से आप अपने घर के पीछे ना क्या कर रहे थे, कोई प्लांट लगा रहे थे, मिट्टी खोद रहे थे, नीचे से खोदते खोदते आपके घर के अंदर मिल गया आपको एक मटका जो सोने की गिन्नी से भरा हुआ था, तो फिर से आपके हाथ में क्या लग गई, लॉटरी, पुरानी कोई जायदाद आपके हाथ में आ गई, उसकी कीमत बढ़ गई जिसको बेचा और आपको ह्यूज इनकम या ह्यूज प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही वो प्रॉफिट होता है तो गवर्नमेंट को आपको टैक्स देना होता है। सो विंडफॉल टैक्स इज वन टाइम टैक्स, ऐसे नहीं है हर साल देना होगा लाइक इनकम टैक्स, लाइक GST, बस जैसे ही आपका विंडफॉल गेन होता है गवर्नमेंट आपके पास आ जाती है वन टाइम टैक्स कलेक्ट करने, ठीक है ना। सो विंडफॉल टैक्स इज वन टाइम टैक्स लेवाइड ऑन सच अनएक्सपेक्टेड मतलब कभी उम्मीद ही नहीं थी ऐसा कुछ होगा, अब ऐसा कुछ हो गया है तो लाइए टैक्स को भरिए। सो टैक्स इज लेवाइड ओवर एंड अबव द नॉर्मल टैक्स रेट, तो नॉर्मल इनकम टैक्स या नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स तो गवर्नमेंट लेगी ही लेगी, ऐसा नहीं है कि अगर विंडफॉल गेन टैक्स ले लिया तो वो आपसे इनकम टैक्स नहीं चार्ज करेगी, वो तो वो करेगी ही करेगी, उसके ओवर एंड अबव वो कहेगी जब इनकम ज़्यादा हुई है तो टैक्स भी ओवर एंड अबव हमको दो, ठीक है। सो बेसिकली आपको विंडफॉल गेन टैक्स पता होना चाहिए, ये एक प्रकार का डायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है कि भाई वो लगता आपके ऊपर है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे द टैक्स एंड डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट, ठीक है ना। इंसिडेंस प्लस इम्पैक्ट, याद आ रहा है कुछ टाइम पहले ही हमने क्लास में पढ़ा था कि भाई अगर आपके ऊपर लगा है तो आपको ही आपकी जेब में से देना होगा और आपको ही रिटर्न फाइल करनी होगी गवर्नमेंट के पास जाके टैक्स की, ठीक है ना। तो ये जो विंडफॉल गेन टैक्स है, भाई जब आपका छप्पड़ फटा है तो टैक्स भी आप दोगे, आपके पड़ोसी थोड़ी देंगे कि भाई प्रॉफिट तो आपका हो गया और जो पड़ोस में शर्मा जी हैं वो दे रहे हैं टैक्स, नहीं, डायरेक्ट टैक्स है, इनकम आपको हुई है, छप्पड़ फटा है तो टैक्स भी आप दोगे। सो इट इज विच नेचर, द टैक्स इज ऑफ विच नेचर, डायरेक्ट टैक्स है, भाई आपके ऊपर ही लगेगा। तो बस इतना आपको पता होना चाहिए, ये कैसे हुआ क्यों हुआ ये आपको पता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कौन सा टॉपिक था, सीधी बात और नो बकवास वाला। तो आइए चलिए हम अपनी थर्ड न्यूज को भी कैंसिल करते हैं। देखो भाई 3 न्यूज हो गई है तकरीबन 35 मिनट में, ठीक है ना। 2 न्यूज और बची है उसको भी हम कर लेंगे। सो जो फोर्थ न्यूज है उसमें
क्या बात करी गई है कि जो सेंटर है ना, सेंटर फिर से एक बार रिकैलिब्रेट कर रहा है, अपनी रिकैलिब्रेट कर रहा है किसको, जो उसकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स है। तो बेसिकली क्योंकि यस, तो हाँ जी, न्यूज ये है, खोलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। टू रिड्यूस द अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने एक पैनल बनाया है कि फिर से थोड़ा सा देखो कि हमें कौन सी स्कीम्स में खर्चे करने की जरूरत है और कौन सी स्कीम्स में खर्चे करने की जरूरत नहीं है। क्यों गवर्नमेंट को ये देखना पड़ रहा है? तो अभी अभी जिन बच्चों ने बजटिंग पढ़ा था क्लास में, उन्हें पता होगा कि जो गवर्नमेंट है उसके कुछ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। एक्सपेंडिचर्स मतलब खर्चे, ठीक है ना, खर्चे। उसके कुछ रेवेन्यू भी होते हैं, मतलब कमाई, ठीक है ना। तो जब खर्चे ज्यादा हो जाते हैं कमाई से, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं रेवेन्यू से, तो क्या होता है? डेफिसिट, जिसको बोलते हैं घाटा। मतलब आपने ज्यादा खर्च कर दिया, आपके पास उतनी जेब में नहीं थे, आपकी जेब में 10,000 रुपए थे, आपने 12,000 का खर्चा कर दिया, तो वो 2,000 क्या है? आप नेगेटिव में हो, आप घाटे में हो। सिमिलरली गवर्नमेंट के साथ भी ये होता है। और अगर आपको पता होगा कि कोविड के टाइम तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके बहुत ज़्यादा खर्चे हुए थे। क्यों? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ खोलनी थी, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चलाई गई लोगों के हेल्प के लिए, फ्री वैक्सीनेशन दी गई, ठीक है ना, लोगों के अकाउंट में पैसे भी डाले गए, ठीक है ना। वेयर एज जो कमाई के जरिए थे वो काफ़ी कम हो गए, लॉकडाउन लग गए तो टैक्स कलेक्शन कम हो गया, तो खर्चे ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है ना, कमाई कम हो गई। तो जो डेफिसिट है, जिसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं, फिस्कल डेफिसिट, ठीक है ना, वो कम हो गया, ठीक है ना। तो भाई गवर्नमेंट ने सोचा अब क्या करे, या तो खर्चे कम करो या कमाई बढ़ाओ। तो अब ओवरनाइट तो कुछ हो नहीं सकता अचानक से, तो गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया कि चलो हम देखते हैं कि जो हमने ऑलरेडी स्कीम्स चला रखी हैं, क्या हमको रिवाइज करने की ज़रूरत है? क्या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं, क्या कुछ ऐसी स्कीम्स हैं जो अब वेस्ट हैं या रिडंडेंट हैं, या उनकी अब कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्थिति अब नॉर्मल हो चुकी है। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, एक जब कोविड के टाइम, जब कोविड आया था 2020 में, तो एक स्कीम चलाई गई थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है ना। इसमें क्या किया गया था? जो इस स्कीम के बेनिफिशियरीज थे, जो आइडेंटिफाई किए गए थे, उनको हर महीने 5 किलो चावल, 5 किलो राइस या वीट फ्री में बांटने की बात करी गई थी। इनिशियली ये स्कीम 3 महीने के लिए लाई गई, फिर इसको एक्सटेंड कर दिया गया नवंबर 2020 तक, ठीक है ना। फिर जब तक खत्म करते, इसको कॉल ऑफ करते, फिर 2021 में फिर से कोविड आ गया, फिर इसको स्ट्रेच कर दिया गया, ठीक है, फिर स्ट्रेच कर दिया गया। उसके बाद एक नोटिस आया और बोला कि भाई ये स्कीम अब चलेगी दिसंबर 2023 तक, जबकि अब स्थिति अब काफ़ी नॉर्मल है, ठीक है ना। साथ ही साथ अगर आपको पता हो, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है जो हमारा, उसमें भी बहुत सारे लोग एंटाइटल हैं 2 रुपए किलो चावल खरीदने के। कहाँ से? फेयर प्राइस शॉप, जिसको राशन शॉप्स भी बोला जाता है। तो फिर अगर वहां पे बेनिफिट दे रहे हैं, भाई समझते हैं कुछ टाइम तो ज़रूरत थी, ठीक है ना। बट अब जब स्थिति कहीं ना कहीं नॉर्मल होती जा रही है और यहाँ बेनिफिट दे ही रही है गवर्नमेंट, तो क्या ज़रूरत है इन स्कीम्स को चलाने की? क्या इनको कॉल ऑफ कर देना चाहिए? ठीक है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर डिसीजन लेने के लिए आरबीआई एक नई पैनल बिठाई कि बैठ के देखो, समझो कि ये जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स हैं और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, दो स्कीम्स के बारे में, ठीक है ना। कौन सी? एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है ना, 740 करीब सेंट्रल सेक्टर स्कीम चल रही हैं और 50 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो इसमें क्या हमें कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है? क्या हमको किसी में खर्चा बढ़ाना चाहिए, किसी में खर्चा घटाना चाहिए? कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी अब दे आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, ठीक है ना। सो बेसिकली एक पैनल फॉर्म किया गया है, ठीक है ना, कहाँ पे? सो नीति आयोग एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल द्वारा, ठीक है। चलिए
अब आपको ये पता होना चाहिए, मैंने दो स्कीम्स के नाम लिए थे, एक था सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? सुनने में तो नाम एक जैसे से लग रहे हैं, लेकिन फ़र्क तो होगा डेफिनेटली कुछ, ठीक है ना। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को जो इनका डिस्टिंग्विश करने के तीन बेसिक क्राइटेरियाज हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम बेसिकली वो स्कीम्स होती है, नाम देखिए, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, हिंदी में समझो ना इसको, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, मतलब 100% जो इसकी फंडिंग है किसके द्वारा होगी? सेंट्रल सेक्टर, क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। वेराज जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उसमें स्टेट और सेंटर दोनों फंडिंग प्रोवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। अब जैसे आपने कोई आपका इवेंट भी जब स्पॉन्सर होता है तो जो स्पॉन्सर्स होते हैं वो पूरे इवेंट का फंड थोड़ी दे देते हैं, कुछ एक पोर्शन देते हैं। तो भाई ये जो स्कीम्स हैं स्पॉन्सर्ड है, मतलब कुछ हिस्सा केंद्रीय सरकार देगी और बाकी का हिस्सा स्टेट्स को खुद अपने से अरेंज करना होगा, मतलब स्टेट्स की जो सरकार होती है, ठीक है। हु इम्प्लीमेंट्स दिस स्कीम? अब ये इम्प्लीमेंट कौन करता है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम जो होती है वो केंद्रीय सरकार ही इम्प्लीमेंट करती है। वेयर एज जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, मेरे को लगता है अभी तक आपको खुद से जवाब मिल गया होगा, फंडिंग की हमने बात कर ली, ठीक है ना। अब जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं वो कौन से मुद्दों को कवर करती है, कौन से विषय उनके अंडर कवर किए जाते हैं? तो ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट में है, भाई हमारी तीन लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है ना। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो तीन कैटेगरी की लिस्ट बनाई गई थी कौन से एक्ट द्वारा बनाई गई थी। हिस्ट्री में हमने एक एक्ट पढ़ते हैं, उस एक्ट में ये तीन जो बाइफरकेशन है लिस्ट का बनाया गया था और आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना होगा। सो सब्जेक्ट्स अंडर यूनियन लिस्ट कौन बनाएगा? सेंट्रल सेक्टर स्कीम में ये आएंगे। जो स्टेट लिस्ट होती है, ठीक है ना, स्टेट लिस्ट होती है प्लस कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसपे दोनों बना सकते हैं, दोनों कोई भी, मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार दोनों लॉ बना सकती है। वो कहाँ कवर होगा? वो कवर होगा इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, ठीक है ना। और फंडिंग तो अब आपको पता चल गई है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम, हाँ जी बिल्कुल, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो विद दिस we come to the end of हमारा फोर्थ न्यूज आर्टिकल ऑल्सो, ठीक है, कि रिकैलिब्रेशन ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स। लास्ट न्यूज जो हमारी बची है इज आरबीआई डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस। आरबीआई ने गाइडलाइंस निकाली है फॉर डिजिटल लेंडिंग। अब ये डिजिटल लेंडिंग क्या होती है, क्या गाइडलाइंस आई है, ये चलिए हमारी लास्ट न्यूज को भी कवर कर लेते हैं। तो एज यू कैन रीड, आरबीआई's डिजिटल लेंडिंग गाइडलाइंस कम इनटू इफेक्ट टुडे, ठीक है। चलिए अब हमें गाइडलाइंस पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो अभी हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई डिजिटल लेंडिंग क्या होती है। लेंडिंग मतलब किसी को उधार देना, अगर आप उसको डिजिटली दे रहे हो तो उसका क्या मतलब बनता है। सो इट कंसिस्ट ऑफ लेंडिंग थ्रू वेब प्लेटफॉर्म, मतलब वेबसाइट से, कोई ऐप द्वारा, ठीक है ना, जो मोबाइल ऐप्स यूज़ करते हो उसके द्वारा, या जो वेबसाइट्स होती हैं उनके द्वारा अगर लेंडिंग करी जाती है। अदरवाइज आप क्या करते हो? लोन लेने बैंक जाते हो खुद से। बट अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से, अगर आप किसी वेबसाइट से लोन ले रहे हो, दैट इज व्हाट इज डिजिटल लेंडिंग, ठीक है। इट जस्ट डज नॉट इन्वॉल्व लेंडिंग बट रिकवरिंग ऑफ मनी ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ उधार दिया जाएगा, उधार की वसूली भी होगी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पे, ठीक है ना। तो ये बात भी ध्यान रखनी है। अंडर दिस the lending service provider works in collaboration with NBFC who distribute credit to customers using the platform। तो जो ये lending service provide करना चाहते हैं उनको collaboration करना हो किसी NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनीज। ये कहाँ पढ़ा था? ये भी हम जब बैंकिंग चैप्टर पढ़े थे तब हमने पढ़ा था। जब आप पढ़ते हैं किसी भी फाउंडेशन प्रोग्राम में तो ये आता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज कौन सी होती हैं। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करना होगा, कोलैबोरेशन करके आप कस्टमर्स को लोन दे सकते हो और उनसे रिकवर भी कर सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिजिटल लेंडिंग, ठीक है ना। चलिए, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर लास्ट न्यूज। इस पे भी हम अब क्या कट
लगा देते हैं। तो 5 न्यूज़ जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट थी इस हफ्ते के लिए उसको हमने कवर कर लिया है हमारे इकोनॉमी वीकली में। नेक्स्ट संडे इसी तरीके से मिलेंगे, कुछ न्यूज़ को डिटेल्स में डिस्कस करते हुए और कुछ न्यूज़ पे सीधी बात, नो बकवास करते हुए। तब तक मन लगा के पढ़िए और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।